बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप और रीवा में रफ्तार के कहर के साथ शुरुआत करेंगे। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को रौंदा, 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर है। मऊगंज थाना इलाके की यह पूरी घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा का यह पूरा मामला है। मऊगंज थाना क्षेत्र में ये घटना सामने आई है। एक बार फिर रीवा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत, एक की हालत गंभीर। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी घटना विस्तार से। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरिया गांव में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया है। बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत मौके पर हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले पर जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने ट्रक को भी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। चलिए, धन्यवाद अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। और अर्पित हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मऊगंज थाना इलाके का पूरा मामला, 2 महिलाओं की मौत, ट्रक को जब्त कर लिया गया है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से। 17 आदिवासियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जांच का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करने के साथ साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की याचिका खारिज की गई। सुरक्षा बलों पर 2009 में दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकार खुद जांच कर सकती है, आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई कर सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जिन एक्टिविस्ट ने यह याचिका दाखिल की थी, उन पर जुर्माना लगाया गया है। दंतेवाड़ा से जुड़ा हुआ मामला, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोप, स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की गई थी। 2009 का मामला है। दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद जांच कर सकती है, आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई कर सकती है। और हिमांशु कुमार, जिन्होंने याचिका दायर की थी, एक्टिविस्ट जो हैं, उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली से सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अदालत ने क्या कुछ कहा, यह भी विस्तार से बताएं। और अदालत का कीमती वक्त जाया करना, 5 लाख का जुर्माना भी हिमांशु को देना होगा। जी बिल्कुल, देखिए 2009 में दंतेवाड़ा में जो सुरक्षा बलों के द्वारा 17 आदिवासियों के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला था, उस मामले की एक स्वतंत्र जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि इस याचिका में जो फिलहाल किलिंग की गई है उसमें सीबीआई की जांच कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न केवल खारिज किया है, बल्कि अदालत का समय बर्बाद करने को लेकर और केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाकर उनके ऊपर गलत आरोप लगाने की प्रक्रिया में हिमांशु पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा है कि केंद्र सरकार की जो याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट में झूठे सबूत देने पर जो मामला था, उसको फिलहाल नामंजूर किया है। अदालत ने ये भी कहा है कि सरकार खुद जांच कर सकती है। कुछ सामग्री अगर मिलता है तो जो आईपीसी का प्रोविजन है 2011 के तहत, ये 2011 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। ऐसे में सरकार के ऊपर आरोप लगाकर ये कहना कि उसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, ये तथाकथित गलत है। और इसी आधार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल एक्टिविस्ट हैं हिमांशु कुमार, उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। चलिए, शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब दुर्ग से बड़ी खबर, असिस्टेंट जेलर के यहां हमला हुआ है। देर रात आरोपियों ने घर पर हमला किया, दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त किए गए। जेल परिसर के भीतर असिस्टेंट जेलर अशोक साव का निवास है। जेल से छूटे एक कैदी के इस घटना में शामिल होने की खबर मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर। पुलिस पड़ताल कर रही है। पद्मनाभपुर चौकी का ये पूरा मामला है। असिस्टेंट जेलर के आवास पर हमला। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरे घटनाक्रम की जानकारी और किस बदमाश का इसमें नाम आ रहा है जो जेल से छूटा है अभी? देखिए ललित, बताना चाहूंगा कि रात की करीब घटना है, देर रात की घटना है, जहां पर जेल परिसर के भीतर ही असिस्टेंट जेलर का निवास है। वहां पर अज्ञात तत्व पहुंचे हैं और उन्होंने एक से अधिक संख्या में ये हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग भारी भरकम किसी चीज को लेकर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने न सिर्फ दरवाजे को क्षतिग्रस्त किया है, खिड़की दरवाजे तोड़े हैं और जोर जोर से दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने जो पति पत्नी है घर में जो मौजूद थे असिस्टेंट जेलर, उन्होंने अपनी जान बचाई है। काफी देर तक ये हंगामा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो तैनात हैं उन लोग पहुंचे हैं। उसके बाद में पुलिस को खबर दी गई है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कैदी जो छूटा था जेल से कुछ दिन पहले, उसका नाम सामने आ रहा है। अब बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन वो हो सकता है, लेकिन संदेह जरूर व्यक्त किया जा रहा है। तो अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी जेल के भीतर में इस तरह की घटना होना, क्योंकि परिसर जो है वो काफी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी मजबूत होता है वहां पर, लेकिन वहां पर इस तरह की घटना होना कैसे हुई है ये पूरी जांच का विषय है। क्योंकि एक निस्संदेह एक बड़ी चूक भी मानी जा सकती है, लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि सुरक्षा के भीतर में जेल होता है और वहां पर इस अंदर में जो परिसर के भीतर में इस तरह की घटना हुई है। तो पुलिस हर पहलू पर जांच करेगी और जांच के बाद में ही बहुत स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से ये वारदात हुई है। चलिए, शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर मुंगेली से। जिले भर में हो रही लगातार बारिश और सावन के पहले दिन भी बारिश की झड़ी लगी हुई है। ग्रामीण इलाकों में इसके चलते भारी परेशानी हो रही है। जल निकासी है नहीं, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। मुंगेली की तस्वीर देख लीजिए। मुंगेली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई जो ग्रामीण इलाके हैं वहां इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, लिहाजा गांव डूबे हुए हैं। गांव में सड़कों पर पानी भर गया है, कई घरों में ये पानी घुस गया है। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर। जिले में बारिश का सिलसिला फिलहाल थम गया है। बारिश का सिलसिला थमने से नारंगी नदी का जलस्तर कम हुआ है। बमनी पुल और जोंधरा पदर पुल से धीरे धीरे पानी अब कम होने लगा है। बमनी पुल, जोंधरा पदर, इन दोनों में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो कम हो रहा है। नारंगी नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन सुकमा को फिलहाल कोई राहत नहीं। सुकमा से बड़ा अपडेट आपको दे दें। शबरी नदी के बाद अब मलगेर भी उफान पर है। गादिरास स्थित पुल पर नदी का पानी चढ़ गया है। 1 फीट ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। लगातार सुकमा में बारिश हो रही है और इसके चलते ये माना जा रहा है कि लगातार जो जलस्तर है वो अभी बढ़ेगा। एक और खास बात तस्वीरों में आपने देखा होगा, नदी के बहाव के साथ लकड़ियां बहकर आती हैं। पुल के पास आकर वो अटक जाती हैं और उनके लालच में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते हैं उन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मलगेर की। लगातार बारिश के चलते तकरीबन 1 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। बड़ा अपडेट धमतरी से आपको दे दें। NH 30 पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया है।
सहरा डबरी के पास पेड़ गिरने से हाईवे जाम हो गया है। भारी बारिश के चलते ये पेड़ गिर गया सहरा डबरी के पास, हाईवे जाम हो गया और उसके बाद दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं। पेड़ हटाकर रोड खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। इधर इंदौर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। शहर के बीच चंद्रभागा इलाके में कार आधी डूब गई है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है। यहां पर एक कार के बहने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें 4 लोग सवार थे, उन्हें बमुश्किल बचाया गया। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है और इसके बाद क्या स्थितियां ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। एक कार बहने की भी खबर है। इसमें 4 लोग सवार थे, इन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। चंद्रभागा इलाके में पानी भर चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है। इधर खरगोन में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते सराफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। सराफा बाजार की सड़कें तालाब बन गई। इस दौरान ट्रैफिक के बैरिकेड समेत कई सामान जो सड़कों पर होते हैं वो पानी में बहते हुए नजर आए। भीकन गांव में लगातार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गईं। रात करीब 7:30 बजे खंडवा खरगोन राजमार्ग पर 12वां मिल फाटे के पास 20 सड़क पर बारिश के चलते पेड़ गिर गया, रास्ता बंद हो गया। खबर छिंदवाड़ा से, एक युवक को जल्दबाजी महंगी पड़ी है। रपटा पार करते वक्त यह युवक बह गया। ज्यादा पानी होने के बावजूद यह रपटा पार कर रहा था। रपटा पार करके ये दूसरे किनारे पर पहुंचता, उससे ठीक पहले इसका पैर फिसल गया। पानी के तेज बहाव में यह बह गया। इसकी तलाश की जा रही है। पिपला नारायणवार के पास की यह घटना है। खंडवा से भी इसी तरीके का घटनाक्रम, जोशी नाले में एक युवक बह गया। बैतूल का ये युवक रहने वाला था, इसकी भी तलाश की जा रही है। छिंदवाड़ा खंडवा से लापरवाही की खबरें, 2 तस्वीरें। शहडोल जिला जेल में बंद हत्या के आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में इकट्ठा होकर जेल प्रशासन पर हत्या के आरोप लगाए। तबीयत बिगड़ने की बात पर परिजनों ने कहा कि अगर उसकी तबीयत जेल में बिगड़ी थी तो हमें इत्तला देनी चाहिए थी। जेल प्रशासन के मुताबिक बुधवार को कैदी कोमल यादव के सीने में दर्द हुआ, वो बेहोश होकर गिर गया। जिला अस्पताल आने पर डॉक्टर्स ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों की भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हंगामे के बीच मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुंचे, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। वीडियोग्राफी के साथ 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। कोतवाली पुलिस भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। थाना सोहागपुर में धारा 302-307 में जेल में निरुद्ध थे। इनको इलाज के लिए यहाँ की तबीयत खराब थी, लाया गया था हॉस्पिटल। उस दौरान इनकी यहाँ मृत्यु हो गई है। उनका भी पोस्टमार्टम हो रहा है और कायम कर दिया गया है। न्यायिक जांच इसकी की जा रही है। माननीय मजिस्ट्रेट महोदय अस्पताल में है और पंचनामा कार्रवाई चल रही है। तो पूरा मामला जेल में कैदी की मौत से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें आरोप लग रहे हैं। शहडोल जिला जेल में यह बंद था, हत्या का यह आरोपी है और हत्या का यह आरोपी था, इसकी मौत हो गई। परिजन इकट्ठा हो गए, इस तरह से हंगामा शुरू हो गया। हत्या का आरोप लगाया गया है जेल प्रशासन पर। परिजनों का कहना है कि अगर तबीयत खराब थी तो इत्तला देनी चाहिए थी।
जेल प्रशासन का यह कहना है कि बुधवार को कोमल यादव को सीने में दर्द हुआ, वो बेहोश होकर गिर गया, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इससे ब्रॉट डेड यानी मृत लाया गया, यह घोषित कर दिया। परिजनों की भारी भीड़ को देखते हुए, इस विरोध को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए, इस तमाशे को देखते हुए, इस हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इन सब के बीच मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ये अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। तीन डॉक्टर्स की टीम को पोस्टमार्टम के लिए कहा गया है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं। जेल में तबीयत बिगड़ी और इसके बाद मौत हो गई। संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत का यह पूरा मामला है। प्रशासन का कहना है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का यह कहना है कि इस तरह की स्थितियों में हमें इत्तला क्यों नहीं दी गई। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, फिलहाल क्या कुछ निकल कर आया है और फिलहाल स्थिति क्या काबू में कही जाएगी? जी हाँ, स्थिति पूरी तरह से काबू में है। डॉक्टरों ने यह बताया है कि जो बंदी की मौत हुई है वो हाई ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट अटैक होने के कारण मौत उसकी बताई गई है। और किसी भी प्रकार की जो इसमें जो परिजन जो आरोप लगा रहे थे कि किसी प्रकार से मारपीट हुई होगी या टॉर्चर किया गया होगा बंदी को, तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। पोस्टमार्टम पे डॉक्टर ने इस बात को एक सिरे से नकार दिया है। सामान्य रूप से यह बात आई है कि हार्ट अटैक कारण बंदी की मौत हुई है। हार्ट अटैक के चलते बंदी की मौत हुई है। मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राइमा फेसी क्या लगता है? सोहागपुर एसडीएम को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर वो मजिस्ट्रियल जांच शुरू करेंगे। प्राइमरी लेवल पर जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि हार्ट अटैक के कारण बंदी की मौत हुई है। मारपीट की घटना या किसी प्रकार से टॉर्चरिंग की घटना को एक सिरे से नकार दिया गया है। परिजनों का क्या कुछ कहना है सौरभ? अब परिजनों का सीधा आरोप है कि इनका रूटीन चेकअप नहीं कराया गया था। डॉक्टर जो जेल के बंदी हैं इन्होंने नियमित तौर पर उपचार नहीं कराया या किसी प्रकार की इनकी समस्या थी तो डॉक्टर को चेकअप कराना था, दिखाना था। इस पर जेल प्रबंधन का कहना है कि नियमित जांच कराई जा रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अचानक एक रात पहले इनकी तबीयत बिगड़ी है और जब तक हम अस्पताल लेकर आते उसके पहले इनकी मौत हो चुकी थी। जी जी, धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। सौरभ हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल गबन धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड डॉक्टर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे से पुलिस ने 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की। आपको बता दें कि कोरोना काल में नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य हेल्थ मिशन और रोगी कल्याण समिति की करीब 12 करोड़ की राशि पूर्व आरएमओ डॉक्टर प्रदीप नवलखे और अन्य आरोपियों ने इसकी जमकर बंदरबांट की। इस मामले में अब तक मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रदीप नवलखे समेत 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी ने बताया कि 12 करोड़ के इस गबन घोटाले में 1 करोड़ 40 लाख की वसूली हो पाई है। प्रतीक नवलखे ने जिला अस्पताल के स्वीपर को, सफाई कर्मियों को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर दिखाया, उनके नाम पर मोटी रकम निकाल ली। बारह करोड़ का जो घोटाला है कोरोना टाइम का, जो 2020-2021 में जो कोरोना समय था उस टाइम पीरियड का अभी तक हम लोगों ने उसका पूरा एनालिसिस किया है, जिसके अंदर लगभग 12 करोड़ का घोटाला सामने अभी प्राइमा फेसी प्रतीक नवलखे ही है उसका मास्टरमाइंड, जिसके द्वारा ये किया गया है पूरा के पूरा। इनके द्वारा जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन से भी बहुत सारा पैसा निकाला गया। उसके लिए अलग अलग फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो सफाई कर्मचारी के अकाउंट इस्तेमाल किए गए। प्रतीक नवलखे से अभी 11 लाख बरामद हुए हैं, पटारे से 6 लाख, एफडी जब्ती 22 लाख, गोट फार्म जो है वो लगभग 40 लाख का है अनुमानित कीमत, तो 40 लाख। पठारे की जो 5 कारें थी वो 30 लाख की कीमत के आधार पर जब्ती करी गई है। कुल मिला के 1 करोड़ 9 लाख। अकाउंट जो फ्रीज कराया हुआ है 29 लाख, 1 करोड़ 38 लाख, तो लगभग 1 करोड़ 38। और शारिक अख्तर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, नवलखे की गिरफ्तारी के साथ अब कितने लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और आगे क्या पुलिस की कार्रवाई रहनी है?
नौलखे समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें 2 कथित पत्रकार हैं, एक बाबू है और एक कांग्रेस का नेता है और प्रतीक नौलखे। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर है और हजारों की संख्या में रोज यहाँ से प्रवासी मजदूर अपने अपने गंतव्य स्थलों पर जा रहे थे। शासन की अनुमति से इन मजदूरों को खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बस इसी का फायदा उठाते हुए प्रतीक नौलखे ने लाखों रुपए खाने के नाम पे बिल बनवाए और कोरोना में डॉक्टरों की जरूरत थी तो इसने बजाय स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को स्वीपरों को ही डॉक्टर शो करा और उनके नाम से मोटी रकम वसूला। हम आपको बता दें जब इस घपले का जब आरटीआई कार्यकर्ता या कुछ पत्रकारों को इस बात की पता चली तो वो भी उसको ब्लैकमेलिंग करते गए और इस तरीके से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क बढ़ता गया है। हमारी एसपी राहुल कुमार से बात की हुई है, उन्होंने कहा हमने इसको रिमांड पे लिया है और इनने जिन जिन लोगों को पैसा दिया या फर्जी फर्में बना के उनको भुगतान किया है सभी को फिर उनसे पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक। और जिस तरीके से शारिक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, ये तय है कि ये जो पूरा नेक्सस है ये अब एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना, सिर्फ ध्वस्त ही नहीं करना है, इनके भी ठिकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि चाहे ईडी के छापे पड़े चाहे इनकम टैक्स के छापे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का यह बी प्लान है कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वोट लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस विधायक खड़े रहेंगे। सुपर एक्टिव कांग्रेस के विधायक हैं और नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने बहुत ठोस ही काम नहीं किया, उस सब जगह विजय भी दिलाएंगे। और इनकम है, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स छापे मार के तो वो डिमोरलाइज कर सकती है सरकार, लेकिन इनके मॉरल को डाउन नहीं कर सकती। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आएंगे 17-18 तारीख को, तो ये डर बीजेपी में और पैदा हो जाएगा कि कहीं इनके ही विधायक तो न टूट के चले जाएं। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी बनाया है, एक वरिष्ठ देश के नेता हैं, पूरे के पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भी उनका साथ देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।